नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बजट की प्रमुख विशेषता देखेंगे। और ये जो बजट है आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये बजट अपना 2024-25 का है, ठीक है। और यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे एमपीपीएससी का दे रहे हैं, यूपीपीसीएस का दे रहे हैं, सीजी है, राजस्थान है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पर आपको यहाँ से क्वेश्चन आते हुए दिखेंगे। तो इसमें अपन बेसिक चीज़ें देख लेंगे कि भाई किस में क्या एलोकेशन हुआ है और कौन कौन सी नई योजनाएं हैं, कौन सी किसको मतलब कौन कौन से क्षेत्र को कौन से मंत्रालय को कितना फंड मिला है। तो अपन ब्रीफ में देख लेंगे उस चीज़ को। ये अपने चैनल का नाम है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 2047 का जो अपना नीति आयोग का विज़न है और भारत का भी विज़न है, तो यह खासकर एमपी पीएससी इकोनॉमी में जुड़ा हुआ है, प्रीलिम्स में तो जुड़ा ही हुआ है। तो और नीति आयोग से संबंधित है, तो नीति आयोग के से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अपन चलिए पीडीएफ की तरफ चलते हैं ज़्यादा समय लिए बगैर। देखिए, जहाँ जो अपन यहाँ वीडियो बना रहे हैं वो ऑफिशियल पीडीएफ है, उसी से बना रहे हैं, ठीक है। वित्त मंत्रालय बजट प्रभाग। और इसमें अपन बेसिक चीज़ देख लेते हैं कि भाई इसमें अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि हम किस किस चीज़ के बारे में देखने वाले हैं। तो 2047 का जो हमारा विजन है विकसित भारत का, उसके बारे में अपन देखेंगे थोड़ा, ठीक है। जन केंद्रित समावेशी विकास क्या है उसके बारे में जानेंगे। आगे अपन प्रमुख क्षेत्र देखेंगे, ठीक है। जैसे गरीब कल्याण, देश का कल्याण तो कैसे होगा, वो डीबीटी से 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। तो ये सब गरीबों की जो योजनाएं लागू की गई है उसके बारे में देखेंगे। फिर युवाओं का सशक्तिकरण कैसे होगा। आगे चलेंगे तो अपन कुछ जो उच्च स्तरीय संस्थान है, आईआईटी है, एम्स है, विश्वविद्यालय, उसके संबंध में जानकारी और उसके कुछ फैक्ट देख लेंगे। प्रमुख क्षेत्र में किसान भी आ जाएगा आगे, ठीक है। नारी शक्ति के बारे में क्या प्रावधान है, अमृतकाल के लिए क्या कार्यनीति है, ठीक है। और फिर आगे क्या है, अवसंरचना और निवेश के संबंध में क्या चीज़ यहाँ पर आई है और इसके बारे में जानकारी मिलेगी। पूंजीगत एफडीआई अंतर प्रवाह कितना हुआ है, भौतिक अवसंरचना में सुधार कैसा हुआ है, उसके बारे में अपन जानकारी ले लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें अमृतकाल के लिए कार्यनीति, समावेशी विकास के बारे में, आकांक्षी जिला जो प्रोग्राम आपको पता है। फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या चीज़ें हो रही है इसमें, आवास के लिए, पर्यटन के लिए, ठीक है। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग है उसके संबंध में। फिर आपको पता है नीली क्रांति के ऊपर भी हमारा अभी मोदी सरकार जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी का फोकस है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी देखेंगे। फिर जो अपनी जीडीपी का क्या परफॉर्मेंस है, बेरोजगारी क्या है ना, डिजिटल लेन देन कितना है, उसका आकार कितना बढ़ गया है, ये तो आप आंसर राइटिंग में लिख पाएंगे। और प्लस आपको जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, प्रीलिम्स का पेपर होता रहता है, तो उसमें आपको काम में आई जाएगी। मुद्रास्फीति कितनी है, टैक्सेशन के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा अपन जो इकोनॉमी सर्वे है उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आए, ठीक है। कर प्रस्ताव क्या है, और फिर आगे रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ को जाता है, ये सब चीज़ें। फिर कौन कौन से मंत्रालय को कितना बजट आवंटित हुआ है उसके बारे में। आपको पता है कि यहाँ पर सीधा मंत्रालय को ही बजट दे दिया जाता है, फिर उसके बाद वो अपने अपनी योजनाओं में मतलब व्यय करते हैं। तो यहाँ पे कुछ योजनाएं हैं, उसमें कितना मिला है, ठीक है, पहले कितना था, अभी कितना दिया जा रहा है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। प्राप्तियाँ कितनी हुई, राजस्व प्राप्ति बोल सकते हैं, और पूंजीगत प्राप्तियाँ। तो जो प्राप्ति होगी व्यय होगा, तो उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि पूंजीगत घाटा कितना हुआ, राजस्व घाटा कितना हुआ, ठीक है। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन अपन देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं अपन इसके बारे में। 2047 तक विकसित भारत के लिए परिकल्पना क्या है, प्रकृति, आधुनिक अवसंरचना और सभी के लिए अवसर के साथ सुसंगत समृद्ध भारत, ठीक है। विकास का मंत्र क्या है, सबका साथ सबका विकास, आप ही को पता है। इसमें आप 2-4 चीज़ें और भी जोड़ सकते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, है ना। इस टाइप का आप हेडलाइन जोड़ के आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। तो सभी का भाई व्यापक विकास करना है, तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें देखिए आगे अपन जो बात कर रहे हैं वो इन्होंने जोड़ दिया, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा और सबका विश्वास होगा, ठीक है। अब ये आगे बोल रहा है कि सबका प्रयास के समर्थन से जनसांख्यिकी, लोकतंत्र, विविधता, इसके बारे में बात की जा रही है। सबका प्रयास में क्या क्या आएगा। विकसित भारत 2047 ये इनका लक्ष्य है, तो वो कैसे होगा उसके बारे में जानकारी अपन देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि जन केंद्रित समावेशी विकास के बारे में बात की जा रही है। तो पहला ये बोल रहा है कि सभी प्रकार की अवसंरचना, भौतिक, डिजिटल और सोशल का ठोस विकास किया जाएगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई, औपचारिकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, डीपीआई को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के तौर पे याद रखना है, क्योंकि बजट सीधा क्वेश्चन आता है कि बजट 2024-25 में इनमें से किस तथ्य के ऊपर फोकस किया गया है। तो डीपीआई डाल देगा, आपने अगर पढ़े नहीं हो, सुने नहीं हो, तो फिर आप कैसे करेंगे उसको। आगे चलते कि जीएसटी द्वारा कर आधार को गहनता और विस्तार की प्राप्ति हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते कि सुधर वित्तीय क्षेत्र से बचत, ऋण और निवेश वापस पटरी पर लौटे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जीआईएफटी आईएफएमएससी अर्थव्यवस्था में वैश्विक पूंजी और वित्तीय सेवाओं को मजबूत द्वार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ेंगे, मुद्रास्फीति का सक्रिय प्रबंधन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें कि देश के सभी भाग आर्थिक विकास के सक्रिय भागीदार बन रहे हैं। ये विकसित भारत में आपको जो अंदर इसका स्तंभ बोल सकते हैं, जन केंद्रित समावेशी विकास, तो उसके जो कुछ पॉइंट है
उसमें आप इनको मेंशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि डॉलर के संदर्भ में भारत और विश्व की जीडीपी का विकास दर पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ग्राफ में देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर है अपना 2022 और फिर 2023 है ना। तो ये लगभग कहाँ जा रही है, वर्ल्ड डॉलर जीडीपी का देख लीजिए, जो कि अपना जामुनी कलर से है। तो ये अपन देखिए 10 से 15 के बीच में है, और जो इंडिया का है वो जीडीपी ग्रोथ है 15 से 20 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज वाइज ये है दिखाया हुआ है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि भाई प्रमुख क्षेत्र जैसे गरीब कल्याण और देश कल्याण के क्षेत्र में क्या क्या बातें हो रही है यहाँ पर। तो डीबीटी से 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। डीबीटी मतलब पता है आपको, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब जो पैसा हम ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कोई योजना आई है उसमें सरकार पैसा देगी। तो पहले क्या होता था कि भाई फिजिकली मूवमेंट होता था, तो उसमें क्या होता था, बाबूगिरी और ये सब चीज़ें बीच में होते थे, प्रशासनिक अधिकारी दबा लेते थे। वो अब नहीं होता, सीधा डीबीटी के माध्यम से सीधा अकाउंट में चला जाता है। तो उसके माध्यम से फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपने भी सुना होगा, मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना है, इस टाइप की बहुत सारी योजनाएं इसमें चलती रहती है। आगे बोल रहा है कि 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए। तो ये सीधा क्वेश्चन आएगा और फिर आपको बोल देगा, फिर आपको यहाँ पे बोल देगा 25, 35, 45। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, तो 25 करोड़ लोग हैं जिनको बहुआयामी गरीबी से बाहर किया गया है बजट में। ठीक है, बजट में मेंशन है, स्पेशली बजट के नाम से बोला जाएगा। इसका देखिए प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण सहायता दी गई है। 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों को, आपको पता है रेहड़ी वाले जो होते हैं ठेला लगाते हैं ना, उसके माध्यम से वो विभिन्न व्यवसाय करते हैं, तो उन लोग 78 लाख है वो लोग। ठीक है, यहाँ देख लीजिए क्या लिखा है कि गरीबों की संख्या के प्रतिशत में कमी कितनी हुई है। तो यहाँ पे ईयर वाइज लिखा हुआ है, जो स्टार लगा हुआ अनुमान है, मतलब अनुमान 22-23 का। तो आपको जो अनुमान 2022-23 का भी देख लीजिए, उसका प्रीवियस ईयर का जो है वो एक्चुअल डाटा है। जैसे 2019-21 की बात करेंगे तो वो 15 हो जाएगा। क्या है ये, आगे आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुआयामी गरीबी से गरीब जन समुदाय का प्रतिशत। ठीक है, तो बहुआयामी रूप से गरीब जन समुदाय का प्रतिशत कितना है, 2019-21 में 15% था, और 2022-23 में ये 11.3% हो गया, जो कि घट गया है। जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर ला के आए हैं। ठीक है, तो इसको आप कंपैरिजन के साथ अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं कि भाई 2005-06 में हमारे कितनी थी, 55.3% थी, जो कि 22-23 में 11.3% के आसपास रह गई। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। युवाओं का सशक्तिकरण कैसे होगा, तो उसके बारे में बात की जा रही है। देख लो भाई कि क्या बोल रहा है कि 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, बोला है। ठीक है, होगा नहीं बोल रहा है, हुआ है, मतलब इतने लोगों को प्रशिक्षण मिल चुका है कौशल भारत मिशन के तहत। ठीक, अब ये कौशल भारत मिशन योजना है जो, उसके बारे में आपको देख लेना चाहिए बेसिक इन्फॉर्मेशन कि भाई कौन से मंत्रालय की थी, दूसरा है कि डेट क्या है, लक्ष्य क्या है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं कि युवाओं को उद्यमी बनाने की आकांक्षा को बढ़ावा देते हुए पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपको पता है 3 टाइप की उसमें ऋण मिलता है। ठीक है, किशोर हो गया है ना, वयस्क हो गया, इस टाइप के। तो इनको टोटल कितना दिया गया है, 43 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है अपना व्यवसाय खोलने के लिए। आगे बोल रहा है कि पीएम श्री बजट आवंटन में बढ़ोतरी कर दी गई। पीएम श्री आपको पता है स्कूल है ये एक्चुअली, पीएम श्री। ठीक है, SHRI इसका फुल फॉर्म आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो ये कितना है, 2023-24 में क्या था, 4000 करोड़ का प्रावधान था, जो कि 24-25 में 6050 करोड़ कर दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पीएम श्री। ठीक है, स्कूल से संबंधित, जैसे आप लोग अगर MP से है तो CM राइज जो है ना, आपने सुना होगा, तो CM राइज और PM श्री लगभग एक ही है, मान के चलिए। PM श्री के आधार पर CM राइज चालू किया गया स्कूल के लिए। तो मतलब उन्नत किस्म के स्कूल जो होंगे उनका विकास के लिए ये सब चीज़ें की जा रही है। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ये युवा सशक्तिकरण के लिए भैया हमारे यहाँ IIT भी तो होने चाहिए, क्योंकि उच्चतर स्तर के जो हमारे पास संस्थान कितने हैं ये पूछा जाएगा। तो IIT की संख्या हो गई 16 थी, जो कि 2014 में, वो अब 2023 में 23 हो गई। तो ये याद रखने में बहुत आसान होगा, 2023 की बात कर रहे हैं तो 23 हो गया। आगे बढ़ते हैं एम्स के बारे में पूछेंगे, तो एम्स कितना हो जाएगा, 2014 में 7 ही थे। ठीक है, 14 को डिवाइड कर दो 2 से तो 7 हो जाएगा, वहीं 2022 में 22 है। ठीक है, ये भी बहुत आसान है याद रखने में आपको। विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं तो विश्वविद्यालय कितने हमारे पास, 2014 में थे 723, जो कि थोड़ा टफ पड़ेगा याद रखना। और 2023 में राउंड फिगर में आप याद रखिए कि 700 थे भाई, 700 से हो गए 1100। ठीक है, ये ऐसे याद रखिए। एग्जैक्ट फिगर अगर याद नहीं रहता है तो आप उसको राउंड फिगर में याद रख सकते हैं। प्रमुख क्षेत्र की बात कर लेते हैं, किसान अन्नदाता का कल्याण कैसे होगा, तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। PM किसान के तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी गई। प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता का मतलब वही हो रहा है कि DBT के माध्यम से भाई इनको राशि दी गई है। अब राशि तो बहुत सारी योजना में दी जाती है, आपको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे अपन, के तहत 4 करोड़ किसानों का फसल बीमा हो चुका है।
4 करोड़ जो किसान हैं उनकी फसलों का बीमा हो जाएगा। मतलब किसी प्रकार का अकाल आ जाता है, सूखा आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, कीट का प्रकोप हो जाता है, तो उसमें अपन बीमा करवाते बीमा करवाएंगे, तो अगर वो खराब हो जाएगी तो सरकार को फंड देना पड़ेगा, ये बात होती है। लेकिन उसका सर्टेन क्राइटेरिया भी है, मतलब पर्टिकुलर लैंड का एक क्राइटेरिया कि आपके पास इतना लैंड होना चाहिए। ठीक है, कौन लोग ले सकते हैं, कौन लोग नहीं ले सकते, वो थोड़ा फिर अपन उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि अपन यहाँ सिर्फ बजट को देख रहे हैं। आगे है कि 3 लाख करोड़ के व्यापारिक वॉल्यूम का समर्थन करने वाले ई नाम के तहत 1361 मंडियों का समेकन किया गया है। 1361 मंडियों का समेकन कर दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। 3 लाख करोड़ के व्यापारिक वॉल्यूम का समर्थन करने के लिए। ठीक है, ई नाम, ठीक है, ई नाम, ये इंग्लिश में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि गेहूँ और चावल की खरीद का बढ़ना, मतलब गेहूँ और चावल की खरीद मतलब बढ़ चुका है। ठीक है, तो कैसे बढ़ा है, कितना बढ़ा है, इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए पहले कि भाई यहाँ पे ईयर देख लो कि 2022-23 से 23-24 देख लेते हैं। तो 22-23 में जो चावल है उसकी बात की जा रही थी, 28 लाख मीट्रिक टन था, जो कि कितना हो गया अब 23-24 में 38 लाख मीट्रिक टन हो गया। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं कि गेहूं के बारे में बात करते हैं। 2022-23 में हमारे यहाँ 188 लाख मीट्रिक टन की खरीदी की गई, जो कि 2023-24 में 262 लाख मीट्रिक टन की खरीदी की गई, उपार्जन किया गया, खरीदी की गई, आप ये बोल सकते हैं। नारी शक्ति के बारे में बात कर लेते हैं कि नारी शक्ति के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है यहाँ से। ये बोल रहा है कि पहली बात तो महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना का ऋण दिया गया है। 30 करोड़, कितनी महिलाओं को? 30 करोड़ महिला उद्यमियों को दिया गया मुद्रा योजना का ऋण। ये आपको एक्सेक्ट याद रखना पड़ेगा, 30 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपको इन्फॉर्मेशन जो है राउंड फिगर में याद नहीं रह सकते, क्योंकि प्रीलिम्स में तो एग्जैक्ट फिगर याद होना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है कि 10 वर्षों में उच्चतर शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28% की वृद्धि की गई है। कितनी वृद्धि हुई है भाई उच्चतर शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में? नामांकन का मतलब ये होता है कि भाई प्रवेश, मतलब हमने कहीं पर नाम अंकित करवाया है, तो वहाँ पे कितना हो गया है, ये 10 वर्षों में 28% की वृद्धि हुई है। तो किस प्रकार की शिक्षा पद्धति थी वो? उच्चतर शिक्षा पद्धति थी। ठीक है, यहाँ पे प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा की बात नहीं हो रही, ना ही माध्यमिक की बात हो रही, ना ही उच्च शिक्षा की। यहाँ पे बोल रहे उच्चतर, मतलब उच्च शिक्षा, मतलब 10-12 के बाद जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उसके बारे में बात हो रही। आगे बढ़ते हैं कि स्टेम कार्यक्रम, आपको पता है स्टेम कार्यक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका फुल फॉर्म देखिएगा। स्टेम पाठ्यक्रम में महिलाओं का परसेंट कितना हो गया भाई? ये हो गया अपना 43% का नामांकन हो गया स्टेम पाठ्यक्रम में। नेक्स्ट बोल रहा है कि 83 लाख स्वयं सहायता समूह की सहायता से 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी। लखपति दीदी कितनी बनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा। 83 लाख स्वयं सहायता समूह की सहायता से 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कोई भी एग्जाम में आना ही आना है। ठीक, नहीं भी आएगा तो आप लिख के आएंगे, मेंस में लिख के आना कि भाई श्रम बल में जो मतलब श्रमिक होता है, जो हमारे यहाँ पूरा मान लीजिए कि 42% की हमारे यहाँ कार्यशील श्रम बल है। ठीक है, तो अब ये जो विभिन्न क्षेत्रों में जो श्रम बल है उसमें से मेल कितने, फीमेल कितने हैं, तो उनकी भागीदारी बढ़ गई। किसकी? महिलाओं की। तो वो पहले कितनी थी? 2017-18 में 23% महिलाओं की भागीदारी थी, जो कि अब 37% महिलाओं की भागीदारी हो चुकी है, 37%। ठीक है, तो यहाँ पे संधारणीय विकास की बात कर रही है, सस्टेनेबल विकास डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो 2070 तक क्या बोल रहा है कि नीवा शून्य की प्रतिबद्धता को पूरा करना, नेट जीरो कार्बन इमिशन के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, कि भाई 2070 तक हमारा यहाँ से कार्बन इमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट बोल रहा है कि पवन ऊर्जा के लिए व्यवहार्यता अंतर्निधियन। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि कोयला गैसीकरण और तलीकरण क्षमता की स्थापना की जाएगी। CNG PNG और संपीड़ित बायोगैस का चरणबद्ध अनिवार्य मिश्रण किया जाएगा। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, जो पॉइंट यहाँ लिखे गए हैं ऐसे के ऐसे ही पूछे जाते हैं, आपको अलग से अपना कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये बोल रहा है कि छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना, मतलब रूफटॉप सोलर प्लांट के बारे में बात हो रही है। तो इसके बारे में क्या बोल रहा है कि प्रति माह 300 यूनिट फ्री बिजली पाने में 1 करोड़ परिवारों की सहायता की जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये रूफटॉप के ऊपर आप अपना लगवा सकते हैं। अगर लगवाएंगे तो आप उसकी मतलब जो बिजली का जो बिल आता है वो फ्री हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखते हैं कि सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई-बसों को अपनाया जाएगा। ठीक है, जो कि आपको पता है फेम योजना, फेम 1.0 और 2.0, दोनों में आपको ई व्हीकल तो आता ही आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इसके बारे में देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि ई वाहन के विनिर्माण और चार्जिंग द्वारा ई वाहन इकोसिस्टम को मजबूत किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों में सहायता के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री की नई योजना शुरुआत की जाएगी।
तो किस टाइप की योजना की शुरुआत की जाएगी? पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों में सहायता के लिए, ठीक है, किस प्रकार के बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री, ठीक है, ये वर्ड दोनों याद रखना। आगे बढ़ते कि गैर जीवाश्म ईंधनों पर आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता का प्रतिशत पूछा गया। गैर जीवाश्म ईंधन बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे यह लिखा हुआ है 2004, 2014 और 2022-23, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है? गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित विद्युत उत्पादन का परसेंट बोल रहा है, जो कि 2004 में 30% था और 2022-23, ठीक है, 2023 नवंबर 23 तक ये हो गया 43%, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी भी बोल सकते हैं उसको, नवीकरणीय ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पे गैर जीवाश्म ईंधन लिखा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि PMUY, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में बात हो रही, के तहत 10 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए, जो कि आपको पता है 1 मई को स्टार्ट की गई थी 2016। उजाला के तहत 36, उजाला जो योजना है आपको पता है कि LED बल्ब का वितरण किया गया था। तो कितने किए गए? 36.9 करोड़ LED बल्ब दिए गए। आगे बोल रहा है कि 72 लाख, है ना, 72.2 लाख LED ट्यूबलाइट दिए गए हैं और 23 लाख ऊर्जा कुशल पंखों का वितरण किया गया। तो सीधी बात है, पंखे भी दिए गए, ट्यूबलाइट भी दिए गए और अपना LED बल्ब दिए गए। तो सबका किसका कितना है? LED कितनी है? 36 करोड़, है ना, और ट्यूबलाइट 72 लाख और पंखे 23 लाख। आगे बढ़ते हैं कि SNLP के तहत 1.3 करोड़ LED स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, ठीक है। SNLP के तहत अपने यहाँ जो स्ट्रीट लाइट जो है वो LED लगाई है, वो तो कितनी लगाई? 1.3 करोड़। आगे बढ़ते हैं कि अमृतकाल के लिए कार्यनीति में अवसंरचना और निवेश को देखेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि लॉजिस्टिक्स कार्यकुशलता बढ़ाने तथा लागत को कम करने के लिए PM गति शक्ति के अंतर्गत 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों को लागू करना है। PM गति शक्ति के तहत, ठीक है, कितने? 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर। आगे देखते हैं कि द्विपक्षीय निवेश समझौते के माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। भाई, द्विपक्षीय निवेश समझौते के माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि उड़ान योजना के अंतर्गत मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का व्यापक विकास किया जाएगा। तो उड़ान योजना आपको पता है कि देशीय स्तर पर अपना जो एयर ट्रांसपोर्ट है ना, जो हवाई अड्डे के माध्यम से जो एयर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और कुछ नए हवाई अड्डे भी खोलने के प्रावधान के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। मेट्रो रेल और नमो भारत के द्वारा शहरों में परिवर्तन को बढ़ावा दिया जाएगा। नमो भारत, ठीक है, RRTS जो आपको पता है कि गाजियाबाद में और साहिबाबाद में चालू की गई है, जो मतलब दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको जोड़ने के लिए। तो इस टाइप की ट्रेन चालू की जाएगी। मेट्रो ट्रेन का एक्सपांसन किया ही जा रहा है, आपको पता है बहुत सारे शहरों में आ गई। अभी मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल और इंदौर में आ गई है ना, और जबलपुर में भी लगभग प्रस्तावित है कि आ ही जाएगी। पूंजीगत व्यय में वृद्धि हो गई। पूंजीगत व्यय में वृद्धि करना बहुत जरूरी है। यदि अगर सरकार खर्चे नहीं करेगी तो विकास कैसे होगा? तो वो कितनी वृद्धि हुई, पहले कितना हो रहा था, अभी कितना हो रहा है, वो देखने की जरूरत है। FDI के अंतर प्रभाव को दोगुना करने का इनका प्रावधान है। तो FDI का देख लो, पहले क्या था भाई, 2005 और 2005 से 14 के बीच में बोला जा रहा है $298 था, ठीक है। और 2014 से 23 के बीच में हो गया $596, ठीक है। इधर देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई तो कितनी हुई है, ठीक है। तो ये लाख करोड़ के रुपए में बोला जा रहा है, लाख रुपए में, ठीक है। तो अपन यहाँ देख लेते हैं 2023 का देख लेते हैं, फिर अपन 24 और 25 का देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये अपन जो येलो में दिख रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब पूंजीगत व्यय है, ठीक है। तो यहाँ पे 23 में कितना किया गया था, लगभग 6 और 9 के बीच में है। तो इसको अपन मान के चलते हैं कि 7.5 8 के आसपास रहा होगा, कि 8 लाख करोड़ होना चाहिए, ठीक है। और फिर ये 24 में हो जाएगा अपना लगभग 10 लाख करोड़ के ऊपर, और फिर अपना जो 25 है ये हो जाएगा अपना 11 लाख करोड़ के आसपास। तो इतना हो गया, मतलब ये 9 लाख करोड़ से 7.5 लाख करोड़ से लेकर के अपना 11 लाख करोड़ रुपए तक का अपना एक्सपेंडिचर हो रहा है। कैपेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। कैपेक्स एज अ परसेंटेज ऑफ GDP का कितना मतलब GDP का परसेंटेज के ऊपर बात की जाए तो ये अपने को ग्रीन लाइन के ऊपर दिख रहा है कि भाई परसेंटेज GDP में अपना 23 में कितना था, लगभग मान के चलो यहाँ पे ये भी 7% के आसपास ही था, ठीक है। जो कि अपना अब कितना हो गया, मतलब 24 में हो गया 10% के आसपास, ठीक, 9 से 10%। और फिर अपना जो अभी जो है 25 उसमें भी 10 से 11% के आसपास ही लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको 2 एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि पता होना चाहिए। भौतिक अवसंरचना में यहाँ बात की जा रही है कि भौतिक अवसंरचना में सुधार, तो वो कैसे क्या क्या किया गया है सबका अलग अलग देख लेते हैं यहाँ पे। कि नेशनल हाईवेज के बारे में बात की जा रही है। तो ये भाई कितना किलोमीटर हो गया, तो फाइनेंशियल ईयर अपना 2015 में कितना था, ये था 97,991 करोड़ किलोमीटर था, सॉरी, ठीक है।
97,991 किलोमीटर था, जो कि अपना फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1,44,634 किलोमीटर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा 1 लाख मतलब 1.5 लाख के आसपास पहुंच गया अपना नेशनल हाईवे। ठीक, बात कर लेते हैं उसके बाद कि कार्गो ट्रैफिक एट मेजर पोर्ट, मतलब बड़े जो बंदरगाह है उसके ऊपर कार्गो का ट्रैफिक, मतलब कार्गो मतलब जो मालवाहक जो सामान आता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो उसका कितना है वो मिलियन टन में देखेंगे अपन। 2015 में ये 581 मिलियन टन था, जो कि 2022 में 720 मिलियन टन हो गया। ठीक है, बड़े पोर्ट के बारे में बात की जा रही है, जो कि अपने आपको पता है कि 13 मेजर पोर्ट है। ठीक है, उसी के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रीफाइड रेल रूट कितने हैं भाई, मतलब जो ऐसे कितना नेटवर्क है रेलवे का, रेलवे ट्रैक का, कि भाई उसको विद्युतीकरण कर दिया गया है। तो वो फाइनेंशियल ईयर 2015 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 22,224 किलोमीटर था, जो कि अब कितना हो गया, अब हो गया 50,394 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अच्छा डाटा है ये, और ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि एयरक्राफ्ट मूवमेंट मिलियन टन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये देखो कितना है, यहाँ पे बोला फाइनेंशियल ईयर 2015 में 16 था, 16 मिलियन टन, और ये बढ़ के हो गया 25 मिलियन टन। वहीं बात करते हैं कि नंबर ऑफ एयरपोर्ट, तो ये कितने हैं, फाइनेंशियल ईयर अपना 15 में 74 थे, जो कि अब बढ़कर हो गए 149 एयरपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा एक बार और रिपीट कर देते हैं अपन। जो एयरपोर्ट है वो 74 से 149 हो चुके हैं नेशनल एयरपोर्ट, और जो एयरक्राफ्ट का मूवमेंट होता है वो मिलियन टन में देखेंगे तो 16 से 25 मिलियन टन हो चुका है। वहीं बात करेंगे मतलब विद्युतीकरण रेल नेटवर्क का, वो कितना हो चुका है, 50,000 किलोमीटर तक हो चुका है। ठीक है, कार्गो की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा अपना 720 मिलियन टन का अपन शिपमेंट कर लेते हैं आज की डेट में, जो कि पहले 581 था। इसका नेक्स्ट है कि नेशनल हाईवे किलोमीटर में कितना है कि भाई 97,000 किलोमीटर से अपना 1,44,000 किलोमीटर तक हो चुका है। ठीक है, अमृतकाल के लिए समावेशी विकास के बारे में बात की जा रही है। तो पहला बोल रहा है कि रोजगार सृजन सहित तेजी से विकास में राज्यों को सहायता करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो कि आपको पता है, जो बहुत ज़्यादा अल्प विकसित जिले हैं उसको फोकस करके ये किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ अलीराजपुर हो गया मध्य प्रदेश में, है ना, और यहाँ पर बहुत सारे जिले हो जाएंगे, मंडला हो गया, कटनी हो गया, इस टाइप के आकांक्षी जिलों में समावेशी विकास के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन कि क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत महिलाओं का परसेंट पूछा गया है। तो परसेंट कितना है भाई, यहाँ पहले जो परसेंटेज था वो 68% था, जो कि अब 89% हो चुका है। गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल के लिए महिलाओं का पंजीकरण, मतलब प्रसव के पूर्व जो महिलाओं का पंजीकरण का परसेंटेज है वो कितना बढ़ चुका है, 68 से 89% हो चुका है। मतलब महिलाएं जागरूक हो चुकी है अपने स्वास्थ्य के प्रति और अपने बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति जो आने वाला। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत प्रति लाख जनसंख्या में नामांकितों की संख्या कितनी है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बात की जा रही है। तो कितने लोगों ने बीमा करवाया है, ये हो जाएगा पहले 1737 लाख होना चाहिए ये, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा अपना 13,195 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये 1737 से कितना हो जाएगा, 13,195 हो जाएगा। ठीक है, प्रति लाख के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अंतर्गत प्रति लाख, तो 1 लाख के ऊपर अपने 1737 थे, जो कि अभी 1 लाख के ऊपर कितने हो गए, 13,195 हो चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि स्वास्थ्य के ऊपर बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य का काफ़ी स्थिति खराब है। तो बालिकाओं में बोला जा रहा है कि 9 से 14 वर्ष की जो बालिका हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना, सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए बारे में बात की जा रही है 9 से 14 वर्ष की बच्चियों की। नेक्स्ट है कि बेहतर पोषण उपलब्धता, बचपन में आरंभिक देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 में तेजी लाई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण प्रयास के लिए यू-विन प्लेटफॉर्म आरंभ किया गया। तो यू-विन प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है पूछा जाएगा, तो ये हो जाएगा टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष भी टीकाकरण से संबंधित है, जो कि पहले 7 टीके लगते थे, अब 14 टीके हो चुके हैं उसमें। ठीक, ये आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और फिर मिशन इंद्रधनुष के नाम से बहुत सारी योजना ला चुके हैं, मिशन इंद्रधनुष 1.0, 2.0, 3.0 इस टाइप से। और फिर गहन मिशन इंद्रधनुष भी एक योजना है। ठीक है, वो सब टीकाकरण से संबंधित है, ये आपको जानकारी पता होनी चाहिए बस। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी आशा कर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, ये बोला जा रहा है आयुष्मान भारत योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं, समावेशी विकास के ऊपर क्या बात की जा रही है कि आवास के लिए देख लेते हैं भाई पहले। तो आवास के ऊपर बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ग्रामीण, उसमें 3 करोड़ आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के निकट है हम। तो हम लोग कितने
आवास बना चुके हैं, ये बोला जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में खासकर 3 करोड़। ठीक है, अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ आवास का लक्ष्य है, मतलब टोटल 5 करोड़ हम आवास बनाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में। अभी कितना है लक्ष्य? 3 करोड़ है, जो कि उसके निकट है, और आगे हम बोल रहे हैं कि आगे जो 5 वर्ष है उसमें हम 2 करोड़ और बनाएंगे। नेक्स्ट है कि अपना घर खरीदने बनाने के लिए मध्यम वर्ग को प्रोत्साहित करने हेतु मध्यम वर्ग आवास योजना आरंभ की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्यम वर्ग के लिए कभी कुछ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना चालू की जाएगी, क्योंकि मध्यम वर्ग में भी बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब है, या फिर उनकी जो इनकम है बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक, इधर देख लेते हैं, इधर क्या बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री AY मतलब आवास योजना के प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अधिक आवंटन। तो आवंटन कितना किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना में? PF 23-24 की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 79,590 करोड़ रुपए ये किया गया था, 79,590। ठीक है, और अभी कितना हो गया ये? 80,000, मतलब लगभग 1,000 के आसपास पकड़ लो। तो 1,000 करोड़ इसमें और जोड़ दिया गया, तो ये 80,000 करोड़ हो गया। 80,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। पर्यटन के ऊपर बात करते हैं, तो पर्यटन में कारोबार को आकर्षित करने तथा स्थानीय उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों का विकास आरंभ करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सीधी बात यह है कि ऐतिहासिक जो पर्यटन स्थल है उनका विकास करना पड़ेगा, और उनको अच्छा बनाना है। उसके लिए हम राज्यों के ऊपर फोकस करेंगे, भाई राज्यों को प्रोत्साहित करेंगे कि आप लोग करिए, आपको जो भी सुविधा लग रही है हमसे मांगिए, हम देंगे आपको। नेक्स्ट बोल रहा है कि 60 स्थानों पर G20 की बैठक करके वैश्विक दर्शकों को भारतीय विविधता दिखाई गई। तो G20 की मीटिंग जो हुई है हमारे कितनी स्थानों पर हुई? 60 के ऊपर। और 60 के ऊपर हुई, तो यही फायदा होता है जब वैश्विक सम्मेलन होता है, तो हम अपने यहाँ की जो विशेषताएं हैं वो दिखाते हैं। तो हमने 60 स्थानों पर बहुत सारे अपने पर्यटन के जो स्थल थे, चाहे वो धार्मिक हो चाहे ऐतिहासिक हो, जो भी हो, वो सब हमने दिखा दिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारा देश की छवि दिखती है कि भाई इंडिया वो इंडिया नहीं है जो लगभग 2000 के दशक के आसपास था, अब बदल चुका है। विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को दीर्घावधिक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो राज्यों को दीर्घावधिक ब्याज मुक्त ऋण दिए जाएंगे, ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों में पत्तन कनेक्टिविटी, पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं के लिए परियोजना आरंभ की जाएगी। अब यहाँ पर लक्षद्वीप आ गया है, चूँकि आपको पता है मालदीव के साथ जो विवाद हुआ, मालदीव ने अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्शन दिया है, तो उसको परिणाम भुगतना पड़ा। अब यहाँ पे जो है कि पत्तन कनेक्टिविटी भी की जाएगी, पर्यटन अवसंरचना बनाई जाएगी, और लगभग प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1750 करोड़ का यहाँ पे शिलान्यास कर दिया परियोजना का। प्लस रतन टाटा जी और फिर जो इसराइल है, इसराइल की जो कंपनी, उसने भी बोला कि हम समुद्र के पानी को मतलब ताज़ा पानी और इसमें पीने योग्य पानी में बदलेंगे। रतन टाटा जी ने बोलते कि हमारे पास जो ताज होटल है ना, वैसा हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। तो ये जो लक्षद्वीप है, आप देखिएगा आने वाले 10 सालों में इसका विकास हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लोग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तरफ मूवमेंट करेंगे, मालदीव को त्याग देंगे अब। क्योंकि अगर आप पड़ोसी हो और पड़ोसी होकर के आप पड़ोसी का सम्मान नहीं कर सकते, तो फिर आपका पतन निश्चित है, और वो होगा भी, 10 सालों में इनका पतन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अमृतकाल के लिए कार्यनीति के बारे में बात कर रहे हैं कि कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सरकार फसल कटाई के क्रियाकलापों में निजी और सहकारी निवेश को बढ़ावा देगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि नैनो DAP, नैनो यूरिया के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये का प्रयोग सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में किया जाएगा। तो जितने भी कृषि जलवायु क्षेत्र है, ठीक है, उसमें अपन क्या यूज़ करेंगे? नैनो DAP। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि आत्मनिर्भर तिलहन अभियान के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आत्मनिर्भर तिलहन अभियान में तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने हेतु कार्यनीति तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे आपको सीधा नाम बोल दिया जाएगा, आत्मनिर्भर तिलहन अभियान है। तिलहन लिखा है ना कि दलहन लिखा है, ये अच्छे से देखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। आगे बोल रहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन का विस्तार, ताकि जल कृषि उत्पादकता, दोहरे निर्यात और रोजगार के पर्याप्त अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो ये मतलब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का विस्तार किया जाएगा, और इसमें फिर ये सब चीज़ को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वा पार्क का स्थापित किए जाएंगे। कितने? 5 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि नीली क्रांति के लिए आवंटन दिया गया, वो कितना दिया गया? 2023 में 2025 करोड़ दिया गया था, जो कि अब 2352 करोड़ हो गए। ठीक, वहीं बात करते हैं इधर पे कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम विकास योजना के लिए अधिक आवंटन। कितना अधिक आवंटन किया? 2023 में 639 करोड़ था, जो कि 880 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीला निष्पादन। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, पहला यहाँ पे आप देख लो ग्राफिक कि भाई GDP के परसेंटेज के रूप में CAD
ठीक है। तो CAD क्या है ये आपको बता देते हैं, करेंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है, तो करेंट अकाउंट डेफिसिट कितना हो गया है, ये हो जाएगा अपना, पहले अपन देख लेते हैं 2022 में देख लेते हैं। तो ये लगभग अपना हो रहा है इसके आसपास। ठीक है, तो ये लगभग 1.3 मान के चलते हैं अपन। तो GDP का कितना हो जाएगा 1.3%। अब यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है तो अपन क्या चलेंगे, एग्जैक्ट लिखा होता तो अपन समझ जाते हैं ना, 1.2 के आसपास पकड़ लो या 3 के आसपास पकड़ लो। और 2023 में ये हो जाएगा अपना टू पॉइंट के आसपास है, GDP का 2% के आसपास करेंट अमाउंट का अपना डेफिसिट है करेंट अकाउंट का। ठीक है, और फिर 2024 में ये बात कर रहा है कि 1% हो गया CAD। ठीक है, GDP का। आगे बढ़ते हैं, बेरोजगारी का परसेंटेज देख लेते हैं। तो इसको कम करने के बारे में बात की जा रही है, तो अभी कितना है, तो ये 2021-22 का देख लो। तो 21-22 में 4.1 बेरोजगारी दर है, और जो कि अपने 3.2 हो गई है। तो इससे और कम करने के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये अब ये फैक्ट यहाँ पर है जो है, अब वही बात है जो यहाँ पे मिला है वही आपको लिखना पड़ेगा। सकल क्या हो जाएगा, सकल अग्रिमों के परसेंट के रूप में GNPA कम करना, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, GNPA के बारे में बात की जा रही है, मतलब क्या है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में बात की जा रही है, जो कि 2021 के बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो 2021 में ये था 7.3%, और ये क्या था, सकल अग्रिमों के परसेंटेज के रूप में अपना सकल NPA। ठीक है, तो कितना है वो 7.3% था, जो कि अपना 2022 में 5.8% हो गया, और सितंबर 2023 तक 3.2% हो गया। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि डिजिटल लेन देनों को बढ़ता आकार, डिजिटल लेन देन कितना हो चुका है, उसका साइज कितना बढ़ चुका है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2023 में ये लगभग कितना था, 12,000 करोड़ रुपए का अपना डिजिटल लेन देन हुआ है, UPI से लेकर के आप बहुत सारे उसमें सिस्टम होते हैं। 2024 में ये बढ़ गया होगा लगभग, ये मान के चलिए अपना 13,000 करोड़ के आसपास मान के चलो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि औसत मासिक सकल GST संग्रहण में वृद्धि, तो GST कलेक्शन कितना हो गया 2023 में हुआ है 1.5 लाख करोड़ था, जो कि अब 1.7 लाख करोड़ हो चुका है। तो हमारा GST संग्रह वो बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट, तो मुद्रास्फीति में गिरावट हो गई है भैया, ये बोल रहे हैं 2022 में 5.5 थी, 2023 में 6.7, और अब बोल रहा है कि 2024 में तो ये 5.5, ये अग्रिम अनुमान है, स्टार लगा हुआ है वहाँ पर देख लो। ठीक है, नेक्स्ट है कि कराधान सुधारों की उपलब्धियों के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्यक्ष कर संग्रहण में पिछले 10 वर्षों में 3 गुना में अधिक वृद्धि हुई है, विवरण दाखिलकर्ताओं की संख्या 2.4 गुना बढ़ गई है। तो जो दाखिल करता है मतलब विवरण जो देते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तेज रिफंड या प्रतिदाय धन वापसी के संबंध के बारे में बताया जा रहा है कि विवरणियों के औसत संसाधन समय 93 दिवस से कम होकर के 10 दिवस रह गया है। 10 दिवस रह गया। सबसे बड़ी बात यह है कि 93 दिवस जो था 2013-14 में, वो अब कम होकर के 10 दिवस में, ठीक है, हो गया है। तेज रिफंड के बारे में बात करें, रिटर्न के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं कि औसत मासिक सकल GST संग्रहण वित्त वर्ष 2024 में 2 गुना बढ़कर 1,66,000 करोड़ हो गया। ठीक है, 1,66,000 करोड़, 1,66,000 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि राज्य राजस्व की कर वापसी 0.72, जो कि 2012 से 16 से बढ़कर GST के बाद की अवधि में 2017 से 22-23 में 1.2% हो चुकी है, 1.22 हो चुकी है, 1.22। ठीक है, इसमें आगे बोल रहा है कि उपभोक्ताओं को हित लाभ, रसद लागत और अधिकांश वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में कमी हो गई है। ठीक है, उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल रहा है। नेक्स्ट है कि GST के बारे में कुछ सकारात्मक भावना है। क्या है कि 94% उद्योग पट्टाकर्ता GST में पारगमन को मोटे तौर पर सकारात्मक मानते हैं। ठीक है, इतने लोग बोलते हैं कि भाई ये सकारात्मक चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 80% जो प्रत्युत्तर दाता महसूस करते हैं कि भाई GST से आपूर्ति श्रृंखला इष्टतमीकरण मतलब आसान हुई है, या इसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि आयात निर्गम के समय में गिरावट के बारे में बात की जा रही है। तो इनलैंड कंटेनर डिपो में 47% की गिरावट हुई है, एयर कार्गो परिसरों में 28% की गिरावट हुई है, बंदरगाहों में 27% की गिरावट होगी निर्गत समय में। मतलब समय की बात की जा रही है यहाँ पर कि भाई जो पहले समय मतलब मान लो कि ज़्यादा लगता था, तो वो अब 47% कम लगता है। किससे? इनलैंड कंटेनर से। एयर कार्गो में 28% समय कम हो चुका है, और बंदरगाहों से 27% समय कम हो चुका है। ठीक है, कर प्रस्ताव के बारे में बात की जा रही है। तो कर प्रस्ताव देख लो यहाँ पे, कराधान में निरंतरता के बारे में बात की जा रही है कि स्टार्टअप और सार्वजनिक संपदा निधियों, पेंशन निधियों द्वारा किए गए निवेशों में कतिपय कर हित लाभ दिनांक 2024 को पूर्व में कालातीत हो रहे थे, तो कुछ IFSC यूनिटों को दी जा रही छूटों में 2025 तक बढ़ावा दे दिया गया। 2024 से 2025 तक इसको बढ़ावा दिया गया, ये और काम की। इसका देखिए बकाया प्रत्यक्ष कर मांग में छूट कर दी गई है। तो
वित्त वर्ष 10 तक के बकायों में 25,000 की छूट दी गई है। वित्त वर्ष 2011 से 2015 तक के लिए 10,000 तक की छूट दी गई है। 1 करोड़ करदाताओं को लाभ होने की आशा है इससे, जो छूट दी जा रही है उससे। पुराने जो कर की दर थी उसको बनाए रखा गया है, ठीक है। और जो पुराने करों की दर थी उसको बनाए रखा गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों को वैसा का वैसे रखा गया है। मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए निगम कर 22% और कुछ नई विनिर्माण कंपनियों के लिए 15% कर दिया गया है निगम कर, ठीक है। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 7 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को कोई कर देता मतलब टैक्स नहीं देना जिनकी 7 लाख रुपए तक की आय है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ को जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा कि भाई रुपया कहाँ से आता है। तो यहाँ पे देख रहे हो 28% से ज़्यादा कहीं और नहीं है। तो 28% उधार और अन्य देयता से आता है, ठीक है। जो हम उधार देते हैं उस पर हमें जो ब्याज व्याज मिलता है उसके बारे में बात हो रही है। फिर हम आय के ऊपर जो कर लगाते हैं 19% उससे मिलता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि कारपोरेट टैक्स जो होता है उसके ऊपर 17%, उससे 17% प्राप्त होता है। जीएसटी ज़्यादा हो गया है, पहले ये 17% दोनों इक्वल था, अब जीएसटी बढ़ गया उससे ज़्यादा है। तो आपको पहला दूसरा तीसरा याद रखो, उधारों और अन्य देयता से 28%, दूसरा आयकर, तीसरा जीएसटी, ठीक है। रुपया कहाँ को जाता है ये भी 3 टॉप के देखने अपने को। तो यहाँ पे आपको देखिए 20% ब्याज भुगतान में जाता है। हम विभिन्न वैश्विक संस्थाओं से जो उधार लेते हैं उसका ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। तो वो अल्पकालिक और दीर्घकालिक होता है, तो उसमें अपना पैसा कुछ चला जाता है। तो 20% पैसा वहाँ चला गया, 20% ही अपना जो कर और शुल्कों में राज्य का भाग है, हम जो मतलब राजस्व वितरण कर रहे हैं, है ना। तो वो अपना जो राज्यों का जा रहा है वो पहले, और ये दूसरा मतलब पहले भी हो जाएगा, दूसरे में क्या रखेंगे इसको, ठीक है। तो दूसरे में अपना ये हो जाएगा केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसका तीसरा आप ढूंढ लीजिए, तीसरा ये हो जाएगा अन्य व्यय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ नेक्स्ट है कि विशिष्ट मंत्रालय को आवंटन कितना दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा तीसरा करके याद रखना। सबसे ज़्यादा किसको दिया गया, सबसे कम किसको दिया गया। इसके बाद अपनी योजनाएं हैं तो उसके संबंध में आपको मिल जाएगा, फिर इसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगा। तो 10 मिनट की बात और है, 10 मिनट देख लो। रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ दे दिया गया। उसका सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.7 लाख करोड़ दिया गया कि रेल मंत्रालय को 2.55 करोड़ दे दिया गया, ठीक है। तो ये अपना टॉप 3 याद रखो। सड़क रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़, अपना ये हो जाएगा इसका सड़क परिवहन मंत्रालय को दे दी गई 2.78 लाख करोड़, रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़। टॉप 3 याद रखो, बाकी इसको देख लो। उपभोक्ता को कितने दिए गए सुन लो एक बार, याद रह जाए तो अच्छी बात है। 2.13, गृह मंत्रालय को याद रख लेना 2.03 लाख करोड़। ग्रामीण विकास के लिए तो याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, 1.77 लाख करोड़ दिया गया। ग्रामीण विकास को कितना दिया गया है, 1.77 लाख करोड़, ठीक है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय का याद नहीं रहे तो कभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 1.68 लाख करोड़। संचार मंत्रालय का भी याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, 1.37 लाख करोड़। कृषि किसान कल्याण मंत्रालय याद रख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1.27 लाख करोड़। तो कृषि किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ दिया गया। ग्रामीण विकास के लिए 1.77 लाख करोड़ दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ स्कीम है, उसके लिए कितना फंड दिया गया देख लो एक बार। महात्मा गांधी मनरेगा के बारे में बात हो रही है, 2023-24 में हमने 60,000 करोड़ दिए थे, वो बढ़ाकर अब हमने 86,000 करोड़ कर दिया गया, ठीक है। आज बात करते हैं कि भाई आगे बात करते हैं कि यहाँ आयुष्मान भारत के लिए हमने पहले दिए थे 7200 करोड़, 23-24 में अब बढ़ा करके हमने कर दिए 300 करोड़ बढ़ा दिए, ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ाया, 7500 करोड़ दे दिए गए। उत्पादन PLI योजना के लिए दिया गया कितना, 46-45 करोड़ दिया गया था, 46-45 करोड़ पहले दिया 2023-24 में, अब 6200 करोड़ दे दिया गया, 6200 करोड़ दे दिया। अब सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण परितंत्र के लिए हमने जो दिया गया है वो 3000 करोड़ दिया गया था हमने 23-24 में, अब वो उसको 6903 मतलब 6903 करोड़ रुपए दे दिया गया, हमने इसको बढ़ा दिया गया, जस्ट डबल कर दिया इसको। सौर ऊर्जा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, सौर ऊर्जा के जो ग्रिड हम बनाए जाएंगे, पहले 4970 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे, अब जस्ट डबल कर दिया, इसको पकड़ लो, डबल ही मान के चलो। तो ये 8500 करोड़ रुपए दे दिया गया इसको सौर ऊर्जा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हमने कितना दिया है, 297 करोड़ था जो 2023-24 में, अब बढ़ा करके हमने भी इसको डबल कर दिया, 600 करोड़ दे दिया गया, ठीक है। प्राप्ति और व्यय के ऊपर बात कर लेते हैं, बस खत्म है फिर इसके बाद। तो राजस्व प्राप्ति और अब उसमें राजस्व देखते हैं पहले, ठीक है, फिर उसके बाद पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय देखेंगे। तो राजस्व प्राप्ति में हमारे पास कितना प्राप्ति हुई है ये देख लो, अपना लाख करोड़ में दिया गया है 23-24 और 24-25 का डाटा देखो। तो 23-24 में हमको जो 27 लाख करोड़ का प्राप्त हुआ था और अपना 3 लाख करोड़ बढ़ गया 24-25 में, ठीक है, ये प्राप्ति हुई। अब हमने इतना प्राप्त किया पैसा तो हमने खर्च कितना कर दिया, तो जो 27 हमने प्राप्त किया उसमें 35 खर्च कर दिया गया था, मतलब ज़्यादा कर दिया तो वो माइनस हो जाएगा, राजस्व घाटा हुआ।
फिर यहाँ पे हमने 30 लाख करोड़ किया तो 36 लाख करोड़ खर्च कर दिया। फिर यहाँ पे 6.5 लाख करोड़ का राजस्व घट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा। ठीक है, तो घाटे की स्थिति तो हम चलती रहती, कोई इशू नहीं है उसमें, बहुत ज़्यादा घाटा नहीं चलना चाहिए। तो अपन ने 27 लाख करोड़ से 35 लाख करोड़ खर्च किया था 2023-24 में। फिर उसके बाद हमने 24-25 में 30 लाख करोड़ प्राप्त किया था, 36 लाख करोड़ खर्च कर दिया। पूंजीगत प्राप्तियों की बात कर लेते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में हमारे क्या हो जाए, प्राप्ति में हमारे पास हो जाएगा 23-24 में हमने 17 लाख करोड़ प्राप्त किए। ठीक है, उसमें हमने खर्च कितने कर दिए, 12 लाख करोड़, मतलब हमारे पास यहाँ पर अधिक हो गया। ठीक है, 17 लाख करोड़ हमने प्राप्त किया था और 12 लाख करोड़ हमने खर्च कर दिया, तो इसमें हमारे पास अधिक की स्थिति थी। प्रभावी पूंजीगत व्यय के बारे में बात कर रहे हैं। और 24-25 में हमने 17 लाख करोड़ का हमने प्राप्त किया और उसको हमने खर्च कितना किया, यहाँ पे हमने 15 लाख किया, 15 लाख करोड़ किया। तो यहाँ पे हमारे पास राजस्व पूंजीगत आधिक्य की स्थिति बनी रही। ठीक है, तो ये अपना बजट से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो अपन ने यहाँ कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपके रिस्पांस और आपके कमेंट के आधार पर ही हम इकोनॉमी सर्वे का वीडियो लाएंगे। और जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है उसके ऊपर संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन है जो शॉर्ट में हो सकते हैं वो पूछे जाएंगे और उसके ऊपर भी वीडियो लेके आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.